ठीक है, हम लोग कहाँ पर थे? यहाँ तुम्हारा आशिक कपल एम्पलीफायर का जो कंसेप्ट था वो हम बता दिए। मतलब कैपेसिटेंस के कारण जो इफेक्ट था वो हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है। देखो इधर दिख रहा है जो शेयर किए, दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, यदि सिर्फ एक बात करते हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एज्यूम कर लेना। मान लो अभी 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 जो हम सर्किट ड्रॉ किए थे अभी, यहाँ पर ध्यान देना, जब एक ट्रांजिस्टर का हम जब कंसीडर किए थे उसके कारण क्या इफेक्ट हुआ हम लोग ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पर कोई कैपेसिटर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है कोई कैपेसिटर। अब यहाँ पर देखो, अभी इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, दो यहाँ पर ट्रांजिस्टर है, Q1 एंड Q2। Q1 के जो आउटपुट है वह Q2 का क्या बन रहा है? Q2 को क्या हो रहा है? वो इनपुट। Q2 को क्या हो रहा है? इनपुट। अब यहाँ पर ध्यान देना, अच्छा कैस्केडिंग और एम्पलीफायर जब हम लोग पढ़े थे याद है? यस सर। हाँ, पहले ट्रांजिस्टर का आउटपुट होगा वो दूसरे ट्रांजिस्टर का इनपुट होगा। गुड। अब यहाँ पर देखो, हम लोग जो कैस्केडिंग एम्पलीफायर क्यों पढ़ते हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे कि क्या क्या उससे कारण गेन इंप्रूव होगा, क्या होगा, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पर ध्यान देना, डायरेक्ट कपलिंग एम्पलीफायर में क्या करते हैं कि सबसे पहले अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, देखो ये मान लो कोई ट्रांजिस्टर वो एम्पलीफाई किया, 1 वोल्ट मान लो दी, एम्पलीफाई करके आ गया तुम्हारा मान लो कि 100 वोल्ट, 1 वोल्ट से कर दिया 100 वोल्ट, हमें चाहिए 1000, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। हमें इस तरह से मल्टीपल, हमको बहुत ज़्यादा हाई एम्पलीफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, कैस्केडिंग करते हैं। 2, 3 या 4 जितना जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, कैस्केडिंग करते हैं ट्रांजिस्टर को। इससे क्या होता है कि एम्पलीफिकेशन बढ़ जाता है। उसका एम्पलीफिकेशन कितना बढ़ जाता है ऑलरेडी हम लोग कैस्केडिंग एम्पलीफायर में डिस्कस किए थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, दो यहाँ पर कॉमन इमीटर को क्या किया है, कैस्केडिंग कर दिया। कैस्केडिंग क्या किया है, सबसे पहला कपलिंग कैपेसिटेंस को नहीं लिया है। कपलिंग कैपेसिटेंस क्यों नहीं लिया है, पता होगा क्यों नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए क्योंकि हमें पता है कपलिंग कैपेसिटेंस की वजह से क्या होता है, गेन को डिक्रीज होता है, इसलिए यहाँ पर कंसीडर को नहीं लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पहला चीज, जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है उसका जो आउटपुट है सेकंड का क्या बन रहा है, इनपुट बन रहा है, ठीक है। अब इसके कारण आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ऑलरेडी कैस्केडिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, वोल्टेज गेन एवी इक्वल क्या होता है, एवी1 मल्टीप्लाई एवी1। अब यहाँ तक कैस्केडिंग तो कर हो गया, लेकिन इसका मेजर जो एडवांटेज क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान देना। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा सबको, सबसे पहली चीज ये गेन दिख रहा है, वोल्टेज गेन और फ्रिक्वेंसी के बीच में ग्राफ जो प्लॉट है, वोल्टेज गेन एंड, अब यहाँ पर जो गेन डिक्रीज हो रहा है, किसके कारण गेन डिक्रीज हो रहा है, इंटरनल कैपेसिटेंस की वजह से। इंटरनल कैपेसिटेंस की वजह से, लेकिन यहाँ पर कोई भी कपलिंग कैपेसिटेंस नहीं लिए हैं, इस वजह से कपलिंग कैपेसिटर कोई नहीं लिए हैं, इसी वजह से यहाँ पर लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज में कोई भी वोल्टेज गेन डिक्रीज नहीं हुआ। पहला एडवांटेज हुआ। सेकंड एडवांटेज क्या हुआ कि दो ट्रांजिस्टर को जो कैस्केडिंग किया है जिस वजह से क्या हो रहा है, इसका एम्प्लीफिकेशन तुम्हारा बढ़ जाएगा। सेकंड एडवांटेज क्या हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ द कपलिंग कैपेसिटर गेन डज नॉट रिड्यूस ऑन लोअर फ्रिक्वेंसी साइड, पहला पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस तरह से तुम्हारा, हाँ एक चीज और था, क्या होता है, हेडफोन लगाए हमको ज्यादा नहीं, म्यूट कर लो। अब होता क्या है,
अब देखो, अभी तक हम लोग पढ़े थे एक ट्रांजिस्टर का एक फ्रिक्वेंसी रेंज होता है। अंजलि, अभी तक हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? फिर ऑन कर ली। हाँ, अभी तक हम लोग पढ़े थे, तो एक ट्रांजिस्टर का फ्रिक्वेंसी रेंज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग बैंडविड्थ, जिसमें कि ट्रांजिस्टर ऑपरेट हो सके। अंजलि, क्या कर रही हो? हाँ, अब एक फ्रिक्वेंसी रेंज होता है जिस फ्रिक्वेंसी रेंज जो बोलते हैं बैंडविड्थ, उस बैंडविड्थ में वो ट्रांजिस्टर ऑपरेट होता है। उस बैंडविड्थ के यदि बाहर यदि हम फ्रिक्वेंसी को हम यूज करेंगे, वो ट्रांजिस्टर तुम्हारा ऑपरेट नहीं होगा। तो इसलिए किस फ्रिक्वेंसी, हर ट्रांजिस्टर माना कि ट्रांजिस्टर उसका बैंडविड्थ दिया हुआ है, तो उसी बैंडविड्थ में हम, अंजलि तुम्हारा क्लास निकाल देंगे हम। सुनिए, इसको हम रिमूव करते हैं। चलो 4-5 बार। हाँ, अब यहाँ ध्यान देना, हम लोग कहाँ पर थे? एक ट्रांजिस्टर है, उसकी फ्रिक्वेंसी, हाँ बैंडविड्थ हम लोग डिस्कस किए। अब क्या होता है कि यदि मान लो तुम्हारा कोई ट्रांजिस्टर है, उसका जो बैंडविड्थ है मान लो 20 किलो हर्ट्ज है। बैंडविड्थ क्या है? 20 किलो मान लो। उसी 20 किलो हर्ट्ज में तुम ट्रांजिस्टर को यूज कर सकते हो। अब क्या होता है कि यदि हम इसका बात करते हैं डायरेक्ट कपलिंग एम्पलीफायर का, क्या हो रहा है, दो ट्रांजिस्टर को क्या किया है? कैस्केडिंग कर दिया है। इस कैस्केडिंग करने की वजह से क्या होता है कि बैंडविड्थ भी इंप्रूव हो जाता है। बैंडविड्थ क्या होता है? इंप्रूव हो जाता है। एट लोअर फ्रिक्वेंसी पर जब फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? लोअर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होता है और हायर फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होता है। इतना भी डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे, छोड़ो। इस वजह से क्या होता है कि वाइड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है, जो थर्ड पॉइंट है उसका हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसका क्या क्या डिसएडवांटेज वो भी दिख रहा होगा। डिसएडवांटेज क्या होगा? अपने खुद से बोलो, डिसएडवांटेज क्या होगा? इसको मत देखो। हम लोग कपलिंग कंसीडर क्यों यूज करते हैं? खुद सोचो कि डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। कैपेसिटर हम लोग इसलिए यूज करते हैं, जो डीसी सप्लाई है ना उसको रेसिस्ट करने के लिए। गुड। अब क्या होगा? तो डीसी सप्लाई भी होगा सर। डीसी सप्लाई, डीसी कंटेंट भी होगा, लेकिन इसमें दो चीजें होगा। पहला डीसी कंटेंट तो होगा ही। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा देखो, यहाँ पर इस पोर्शन में जो आउटपुट आ रहा है फर्स्ट ट्रांजिस्टर का, डीसी कंपोनेंट तो आ रहा है, लेकिन डीसी कंपोनेंट क्या हो रहा है इसमें, इस ट्रांजिस्टर में यहाँ पर भी कैपेसिटर नहीं है, ताकि ताकि वो डीसी को रोक सके। मान ली यहाँ पर भी कैपेसिटर होता तो डीसी को क्या करता? रोक देता है। लेकिन यहाँ पर भी नहीं है, तो डीसी को क्या करेगा? यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा? वो डीसी को एम्पलीफिकेशन करके आएगा। डीसी को क्या करेगा? यस सर। एम्पलीफिकेशन करके आएगा। यह है तुम्हारा डिसएडवांटेज। यहीं पर सारा पॉइंट दिया हुआ है, देख लेना। और पुअर टेम्परेचर स्टेबिलिटी है, इसे पॉइंट है। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है कुछ कहीं जगह पर है जहाँ पर मान लो कोई डिवाइस है, ठीक है, तुम्ही को है, मान लो तुम्हारा मैथ, सपोजेट मैथ कमजोर है, एनालॉग सर्किट अच्छा है, तो हमें एनालॉग सर्किट मुझे पढ़ना है, मुझे मैथ अच्छा है, सिंपल है, तुम्हारे पास हम आएंगे। तो सिंपल उसी तरह से यहाँ पर जो सर कहीं पर कुछ एप्लीकेशन है जिसे ऑपरेशन एम्पलीफायर में इसका यूज होता है, तो इस वजह से इस सर्किट को बनाया गया है। उस पर्पस उसी पर्पस से ही इस सर्किट को यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि सब जगह इसको यूज कर सकते हैं। यह तुम्हारा हुआ डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर में। सेम चीज अब यहाँ पर अब अभी बात करते हैं, ये तो बहुत आसान है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में। ये बहुत आसान है, ध्यान देना। देखो, सबसे पहले
वन बाई वन नाम से पता चल रहा है क्या है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। मतलब नाम से समझने की कोशिश करो, डिफरेंशियल मतलब हेलो, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। एम्पलीफायर तो समझ में आ रहा है कि एम्पलीफायर क्या होता है। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंस, डिफरेंशियल मतलब डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। अब उस डिफरेंस को एम्पलीफाई करना, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब तुम बताना, डिफरेंशियल एम्पलीफायर करने के बाद डिफरेंस को एम्पलीफाई करने के लिए का एक ट्रांजिस्टर से पॉसिबल है? नहीं। हेलो, अब यहाँ पर क्या किया है, ध्यान देना, क्या किया है, दो ट्रांजिस्टर को यूज किया है, दो ट्रांजिस्टर यूज किया है, यहाँ दिख रहा होगा दो ट्रांजिस्टर यूज किया है। अब यहाँ आगे देखते हैं, सर्किट सबको दिख रहा है सर्किट। यस सर। अब तुम लोग क्या करो, हाफ पोर्शन को कट कर दो, हाफ पोर्शन को कट कर दो, हाफ पोर्शन को समझो। हाफ पोर्शन क्या है, हाफ पोर्शन क्या है? एनपीएन सर। हाँ, कॉमन कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर है। अब कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर है, दिख रहा होगा कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर किसे है। अब कॉमन इमीटर क्योंकि यहाँ इस पोर्शन से आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं C1 पॉइंट से, ठीक है, कॉमन मीटर हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, दो ट्रांजिस्टर को हम इस तरह से कंबाइन किए हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज जो है, मतलब डिफरेंस को एम्पलीफाई कर रहा है। मतलब कि आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, A1, माने ए बोल दो, ए जैसे में ब्रैकेट में बी इनपुट वोल्टेज माइनस, माने कि फर्स्ट इनपुट वोल्टेज माइनस सेकंड वोल्टेज, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जो आउटपुट वोल्टेज आया, दो टाइम कॉमन इमीटर एम्पलीफायर को इस तरह से कनेक्ट करते हैं, जो आउटपुट आता है वो दोनों इनपुट, डिफरेंट इनपुट को डिफरेंस को एम्पलीफाई आता है। मतलब ए मल्टीप्लाई फर्स्ट सोर्स वोल्टेज माइनस सेकंड सोर्स वोल्टेज, यह तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज आएगा। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर का कंसेप्ट है। जैसे में देखो, यहाँ देखो, सिंपल है, हमें पता है कि देखो, जैसे में हाफ पोर्शन की बात करते हैं, देखो मान लो कि हाफ पोर्शन की जब बात करेंगे, इस पोर्शन को बात करेंगे, तो आउटपुट वोल्टेज कुछ तो आएगा, क्या आएगा, मान लो कुछ है A इंटू BS1, ये वोल्टेज गेन है। वोल्टेज गेन इक्वल टू क्या होता है, अब पता है ये वोल्टेज गेन इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। मतलब आउटपुट वोल्टेज क्या है, हम इसको यहाँ पर C1 पर आउटपुट वोल्टेज है, इसलिए हम इसको डिनोट कर दिए हैं BC1 अपॉन इनपुट वोल्टेज क्या था, BS1, यही था ना। यस सर। जब हम देखो, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दो ट्रांजिस्टर को हम क्या कर रहे हैं, दो ट्रांजिस्टर को एक कनेक्ट किए हैं। तो पहला जो ट्रांजिस्टर है उसका हम यदि बात करते हैं, तो पहला ट्रांजिस्टर को पता है कि उसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो पहला ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट वोल्टेज हम क्या होगा, क्या हम डिनोट करते हैं BC1 इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज गेन मल्टीप्लाई BS1। ये तुम्हारा हो गया पहला ट्रांजिस्टर के कारण। सेकंड ट्रांजिस्टर के कारण जो आउटपुट वोल्टेज होगा उसको लिख लो BC2। अब क्या होता है कि दोनों जो ट्रांजिस्टर होता है, ध्यान देना, दोनों ट्रांजिस्टर का यहाँ BC2, यहाँ BC2 इक्वल टू मान लो AB इंटू BS2। तो इस तरह से हम जो इंडिविजुअल बात किए, इंडिविजुअल जो ट्रांजिस्टर का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। अब क्या किए हैं, दोनों ट्रांजिस्टर को इस तरह से कनेक्ट करते हैं, तो जो आउटपुट वोल्टेज आता है वह दोनों डिफरेंट इनपुट को डिफरेंस को एम्पलीफिकेशन आता है, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल एम्पलीफायर।
मतलब तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ए इंटू BS1 माइनस BS2। अब यहाँ पर बताना ए क्या हो गया, तुमसे पूछेगा ये यहाँ पर क्या है, एम्प्लीफिकेशन। इसका ए क्या हो गया, एम्प्लीफिकेशन गेन। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन गेन है किसका, डिफरेंशियल एम्पलीफायर वोल्टेज। का, नहीं डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। एक वर्ड में कि जो यहाँ पर जो गेन है, अब ए इक्वल टू हम मान हम लिखेंगे तो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन BS माइनस BS2, BS1 माइनस BS2, मतलब कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर का क्या है, गेन है। पहला पॉइंट इस समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, सपोज डेट अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मान लो इनपुट BS1 को हम 0 ले लेते हैं, मतलब कि इनपुट वोल्ट पहला जो इनपुट वोल्टेज है उसको हम कोई भी सप्लाई वोल्टेज नहीं देते हैं, इनपुट वोल्टेज को क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, -ABS2। माइनस ए इंटू BS2। इससे क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, जब पहले ध्यान देना, जब पहला इनपुट वोल्टेज जब 0 लेते हैं हम सेकंड टर्मिनल में, सेकंड वोल्टेज सोर्स से जब हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं तो तुम्हारा आउटपुट क्या आया, माइनस ए इंटू BS2। इन नेगेटिव साइन से क्या मतलब समझ में आ रहा है, नेगेटिव साइन मतलब क्या होता है, फेज शिफ्टिंग। फेज शिफ्टिंग। मतलब कि जो भी हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, मतलब कि सेकंड सोर्स में, ध्यान देना, जो सेकंड सोर्स में जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं आउटपुट पर क्या आएगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ आएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, जिस टर्मिनल पर डिफरेंशियल एम्पलीफायर की बात हम कर रहे हैं, जिस टर्मिनल पर हम सप्लाई इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं और आउटपुट पर हम क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ आउटपुट आ रहा है, उस टर्मिनल को क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल। क्या नाम उसको रखा गया है, इन्वर्टिंग टर्मिनल। याद रखना, ये पॉइंट्स हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, वहां पर मत बोलना सर इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल क्यों बोलते हैं। इन्वर्टिंग टर्मिनल क्यों बोले क्योंकि सिर्फ उस टर्मिनल पर यदि हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं, आउटपुट वोल्टेज जो होता है आता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट विथ इनपुट के साथ आता है, इस वजह से इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में मान लो इसको 0 करते हैं, BS2 को, BS2 को जब 0 करते हैं, यहाँ पर BS1 को सप्लाई वोल्टेज देते हैं, तो आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा, V0 = ABS1। ABS1। इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है, इसे क्या समझ में आ रहा है, आउटपुट जो वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज के फेज में है, सेम फेज में है, तो ये की मतलब क्या हो रहा है, 0 डिग्री ना सर। हाँ, सेम फेज मतलब 0 डिग्री वही हुआ, 0 डिग्री मतलब क्या हुआ, सेम फेज, 0 डिग्री हो या 360 डिग्री हो, सेम फेज है ना, जो इनपुट है उसमें कोई अंतर, मान लो साइन वेव है उसको 360 डिग्री से रोटेट कर दो तो सेम आ जाएगा ना। हेलो, ठीक है। अब यहाँ पर अब बताना, यहाँ पर जो BS1 है, इस टर्मिनल जो, ये कौन सा टर्मिनल इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इस टर्मिनल को क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। मतलब जो आउटपुट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर में जो भी तुम इनपुट दे रहे हो आउटपुट सेम फेज में आना आएगा, ये तो इस टर्मिनल को क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। जो RS1 है और RS2 को क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। ये इस तरह तुम्हारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर का कंसेप्ट है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का तो हो सकता है मे भी तुम्हारा एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। मेनली इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर का बहुत
का यूज करके हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर हो गया, डायरेक्ट एम्पलीफायर हो गया, इस सारा एम्पलीफायर को यूज करके हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर फॉर्म करते हैं। आप 99% समझ लो ऑपरेशनल एम्पलीफायर से एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, जो नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन इस सारा पॉइंट को हम लोग नहीं पढ़ते तो नहीं समझ में आता। इस तरह से देखो हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्लियर हो गया। किसी को कुछ पूछना है डिफरेंशियल एम्पलीफायर में? किसी को कुछ पूछना है? यस या नो कुछ तो बोलो। ठीक है, चलो जो जितने भी पॉइंट हम बोले हैं अभी, इस सारा पॉइंट इस नोट्स में दिया हुआ है। कब क्यों इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, क्यों इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, क्या सारा पॉइंट है, सारा पॉइंट इसमें दिया हुआ है। इस सारा पॉइंट हम नोट्स को हम तुम लोग को शेयर कर देंगे। अब एक चीज तुम लोग को दिखाना चाह रहे हैं, देखो दिख रहा है जो शेयर किए हैं? Yes, sir. Advantage. एडवांटेज नहीं, एक मिनट शेयर करते हैं। दिख रहा है? ये सब फिगर शो कर रहा है। हाँ, देखो तो फिगर देखने से तुमको क्या लग रहा है, क्या है ये? समझने की कोशिश करो तो। नहीं है सर, बट विदाउट कैपेसिटर। देखो स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करो तब समझ में आएगा। एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में इसको हम डेप्थ में हम क्लास लेंगे, पहले यहाँ पर समझने की कोशिश करो। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर। गुड। ये क्या है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर। और जो कि अभी हम लोग जो जैसे अभी जो पढ़े हैं, अब यहाँ पर देखो कुछ कुछ दिख रहा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा शो कर रहा है? ये नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग। हाँ, नॉन इन्वर्टिंग क्यों है, इन्वर्टिंग क्यों है, समझ में आ रहा होगा कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इसको क्यों बोलते हैं और इन्वर्टिंग टर्मिनल क्यों बोलते हैं। हमें डिफरेंशियल एम्पलीफायर का नॉन नोट्स। इन्वर्टिंग हेलो, VS2 जो है वो 0 होगा, हाँ और इन्वर्टिंग में VS। ठीक है, हम कहना चाह रहे हैं कि क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया होगा। और इस वहां पर देंगे सप्लाई वोल्टेज तो क्या होगा। अब यहाँ तक तुम्हारा ये क्या है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर हो गया। ठीक है, सेकंड स्टेप में देखो ये क्या है। सेकंड स्टेप में देखो ये क्या है। कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा सा फिगर का समझने की कोशिश करो। ये क्या है? एक मिनट ज्योति तुम मत बोलो, ज्योति तुम मत बोलो। हाँ, ये नहीं बोल। क्या तुम लोग आज रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? बॉयज, देखो स्टार्टिंग में जिस तरह से हर एक पॉइंट पर तुम लोग से हम पूछते थे कि पॉइंट पर क्या होगा नहीं होगा, एक हर चीज हर एक स्टूडेंट से हम पूछते थे, टाइम देते थे, उतना टाइम अब रहा नहीं। तुम लोग भी पता है सिलेबस कितना है। यदि किसी कोई प्रॉब्लम होता है, किसी कोई डाउट होता है, हम तुमको क्या बताए थे, जैसे हम कोई टॉपिक को कवर करते हैं, हमारे कोई टॉपिक मैंने कंप्लीट किए, टॉपिक का सब टॉपिक ही माने कोई, अभी हम जैसे हम कंप्लीट कर रहे थे डिफरेंशियल एम्पलीफायर में, जैसे पोर्शन कंप्लीट करते हैं हम पूछते हैं कि किसी कोई डाउट है, जहाँ डाउट हो तो सीधे पूछा करो कहाँ से यहाँ पे डाउट है। उसके बाद नहीं पूछ रहे हो, अब यहाँ हम तुमको पूछ रहे हैं ये क्या है, तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। क्योंकि देखो आने वाला जो टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर से,
वहां से तुम्हारा कहीं से लिख लो, 100% वहां से क्वेश्चन आने वाला है। ऐसे पॉइंट नहीं समझोगे वहां नहीं समझ में आएगा कि अंदर क्या है। और ऐसा ज्यादा कुछ है ही नहीं, जो लोग ट्रांजिस्टर पढ़ लिया है कुछ है ही नहीं उसको। सिंपल डिफरेंस ऑफ द डिफरेंट इनपुट को एम्प्लीफिकेशन है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। कैसे है वो बहुत इजी है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, क्या है एनी बॉयज? क्या तुम लोग सो गए हो क्या? तो क्लास ज्वाइन करके चला गया है? कौन कौन बॉयज है देखो, सफनशील नहीं है क्या? अंकित कुमार, अंकित कुमार, यस सर। क्यों समझ में नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा, थोड़ा सा इसका एक बार और अच्छा से देखना होगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरा पार्ट क्लियर नहीं हो रहा पूरा अच्छा से। थोड़ा सा इसको देखेंगे एक बार तो हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम रिप्लाई नहीं कर। ओके ठीक है, हम नोट्स भेज देंगे और वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, ये क्या है? इधर देखो ये है क्या? ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं था। मानते हैं कि क्या कहते हैं, आरसी जो कपल एम्पलीफायर था वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स था, लेकिन डिफरेंशियल एम्पलीफायर तो कुछ है ही नहीं। सिंपल आउटपुट इक्वल टू क्या था, ए इंटू BS1 माइनस BS2 था। ये तुम्हारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर का तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज हो गया। अब उसका डिफरेंशियल एम्पलीफायर का कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी हम बता दिए। दो सिंपल कुछ नहीं है, दो ट्रांजिस्टर को क्या किया है कि कनेक्ट किया है। और इस तरह देखा जाए तो क्या है, दो ट्रांजिस्टर को जो कनेक्ट किया है सीरीज में कनेक्ट किया है कि पैरेलल में कनेक्ट किया है? देखा जाए तो क्या तुमको लग रहा है डिफरेंशियल एम्पलीफायर में? बोलेगा अच्छा। और इससे पहले जो डीसी कपल एम्पलीफायर जो पढ़े थे उसमें जो दो ट्रांजिस्टर को कैस्केडिंग किए थे कि शंट किए थे? ऐसे रिस्पॉन्स देते हो ज्योति, बोलो। कोई बोलेगा नहीं इससे। कितना बार हम बोले हैं, एक बार नहीं, कम से कम आज ही क्लास में कम से कम 5-7 बार से ऊपर बोले होंगे कि कैस्केडिंग है। ये भी लोग को रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे? कैस्केडिंग में समझ में आ रहा होगा, एक इनपुट से फर्स्ट ट्रांजिस्टर जो आउटपुट है सेकंड का तुम्हारा इनपुट बन रहा है, तुम्हारा कैस्केडिंग है ये। अच्छा, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या है देखो तो, ये क्या है, सीरीज में है कि शंट में है? देखो तो शंट में है ना ये? हाँ, शंट में है। कॉन्फिडेंस में बोलो। और हम बोल देंगे सीरीज में है तो मान जाओ सीरीज में है। सीरीज मतलब क्या होता है, शंट मतलब क्या होता है, तो सबको पता है। तो फिगर देख के तुम बोल ही सकते हो। दो ट्रांजिस्टर को शंट में कनेक्ट कर वो उसको हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर को फॉर्म करते हैं। इससे क्या डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्यों करते हैं, और ऑलरेडी पता है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर से क्या क्या होगा। ऐसे हम तो सारा नोट्स भेज देंगे। चलो यहाँ पर ठीक है, अब कहाँ पर हम लोग थे? एक मिनट, बस क्लास स्टॉप कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहे थे सेकंड स्टेज का। सेकंड स्टेज क्या होगा?
ये तो समझ में आ गया कि तुम्हारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर होगा। कैसे हुआ समझ में आ रहा होगा। यह क्या है? हेलो, बस सोचो थोड़ा सा, क्या है? अरे थोड़ा सा घुमा दिया है। सर है तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर ही। कौन बोली? तुम ही बोली। आप तुम किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर ही। इसलिए फिर से हम तुम लोग को बताए कि अब यहाँ पर क्या है, देखो तो। फिर से हम यहाँ पर स्टार्ट, आज ही तुम लोग रिवाइज कर लेना। यहाँ पर देखो, यहाँ से इनपुट दिए, यहाँ से सेकंड इनपुट दिए, दो इनपुट हम दिए, मतलब दो डिफरेंट इनपुट दिए। कौन इन्वर्टिंग है कौन नॉन इन्वर्टिंग हमको डिस्कस नहीं कर रहा। दो इन्वर्टिंग दिए। यहाँ पर देखो, इसको भले घुमा दिया है इधर से, देखिए इस ट्रांजिस्टर का इनपुट हो गया, इस ट्रांजिस्टर का यह इनपुट हो गया। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से पहला इस ट्रांजिस्टर का आउटपुट हुआ, यहाँ से ये आउटपुट हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, इस ट्रांजिस्टर का जो टर्मिनल है उसको कनेक्ट कर दिए दूसरे ट्रांजिस्टर से, और इस ट्रांजिस्टर को जो आउटपुट जो आ रहा था उसको हम दूसरे ट्रांजिस्टर में हम क्या किए कि हम इनपुट जैसे हम बिहेव कर दिए, मैंने कि इस ट्रांजिस्टर में अप्लाई कर दिए। अब यहाँ ध्यान देना, इस तरफ ध्यान देना, यहाँ पर जो तुमको ट्रांजिस्टर लगा हुआ तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है, तुम लोग कौन बोल देता कि सर ये भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। मान लो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ होता तो तुम लोग तब तुम बोल देता कि सर डिफरेंशियल एम्पलीफायर है कि नहीं? कि हाँ, Yes, sir. हाँ, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना था। देखो यहाँ पर तुमको पता है कि क्या कौन सा, अब बहुत कहने कि ना लॉक सर्किट इतना आसान नहीं है, जो पहले से सही से पढ़ा होगा वही लोग को समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो, सर इसमें एक क्या हुआ है मिनट, सर? हाँ यहाँ पर ध्यान देना, ये कौन सा टर्मिनल है, दिस इज कॉल्ड द बेस। ये क्या है, कलेक्टर। ये क्या है, कलेक्टर। अब यहाँ पर बेस टू कलेक्टर में कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, टर्मिनल बेस से कलेक्टर में कुछ रेजिस्टेंस होगा ना। Yes, sir. ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा शॉर्ट सर्किट है, कोई ट्रांजिस्टर है, बेस है, कलेक्टर है, इमीटर है, बेस टू इमीटर जो है, ऐसा तो नहीं कि शॉर्ट सर्किट है, बेस टू इमीटर में कुछ रेजिस्टेंस होगा, बेस टू कलेक्टर में कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब इनपुट रेजिस्टेंस हम लोग जो बोलते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर का क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस के क्या होगा। इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, हम कॉमन मीटर का बात करते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस होता है किसके किस बीच में होता है, सर बेस और एमीटर के बीच में। बस। अब जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो किसी किसी बीच में होता है, सर एमीटर और कलेक्टर के बीच में। इमीटर एंड कलेक्टर के बीच में। तो इस तरह से हर एक चीज की क्या है, रेजिस्टेंस है। यहाँ पर ध्यान देना, बेस एंड कलेक्टर के बीच में तो रेजिस्टेंस को फॉर्म हो रहा है। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आओ थोड़ा सा पूरा बताएंगे। अब यहाँ पर देखो, ये तो आ रहा हो गया इसका। देखो डिफरेंशियल एम्पलीफायर को यूज करके यहाँ पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम लोग बना रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर 4 स्टेज होता है, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो हम लोग पढ़ते हैं 4 स्टेज होता है, दिख रहा होगा, इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, लेवल, ट्रांजिस्टर एंड आउटपुट स्टेज। हर एक स्टेज का क्या क्या फंक्शन होता है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बहुत काफी हो गया, लेकिन चलो डिफरेंट ऑपरेशन एम्पलीफायर भी रहने दो, नेक्स्ट क्लास में हम इसका, एक मिनट, नेक्स्ट सर क्लास वाला एम्पलीफायर है क्या? लास्ट वाला, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। हाँ लास्ट वाला मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। गुड, उसका
क्या है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखो 4 स्टेज एम्पलीफायर है। अब 4 स्टेज देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, इतना डेप्थ में इसके अंदर क्या होता है उतना नहीं एग्जाम में आएगा, लेकिन आता है तो पता होना चाहिए क्या है। ऑलरेडी हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ चुके हैं, हर एक स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आज की क्लास में रहने देते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर से पहले जितना भी टॉपिक अभी जो हम जो डायग्राम जो तुम लोग को हम जो शेयर किए हैं, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में डिफरेंशियल एम्पलीफायर कैसे उसका यूज करते हैं वो बताने के लिए हम ये अभी शेयर किए थे। अभी आज की क्लास डिफरेंशियल एम्पलीफायर तक ही समझो। जैसे मैं देखो इसको रहने दो, जैसे मैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर कुछ नहीं है, एक बार देख लेना, हम नोट्स आज ही हम शेयर कर देंगे कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर कैसे है, उसका इन्वर्टिंग टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, वो देख लेना। दूसरी पॉइंट, आरसी कपल एम्पलीफायर में कपलिंग कैपेसिटेंस और इंटरनल कैपेसिटेंस के क्या इफेक्ट है, वो सारा पॉइंट देख लेना जो आज क्लास हुआ है, जो लोग को कम समझ में आया होगा। ठीक है, हेलो, यस सर। ओके ठीक है, लेकिन आज ही तुम लोग समझने की कोशिश करना। अब कुछ नहीं है अभी तक। डिफरेंशियल एम्पलीफायर कम से कम देखो, डिफरेंशियल एम्पलीफायर सही से तुम एक बार देख लेना, जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के जो नोट्स है वो देख लेना। इसी का मेनली तुम्हारा यूज होगा, क्या कहते हैं वहां पर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट जो नेक्स्ट क्लास जो करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास मिस मत करना, कोई भी हो जो भी है उसे इन्फॉर्म कर देना, नेक्स्ट क्लास मिस ना करो। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? चलो ठीक है। स्पेशली कुछ लोग जो नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हो, थोड़ा सा मेहनत करो। ठीक है, अब जो टॉपिक कंप्लीट हो गया वो टॉपिक छोड़ो, अब नेक्स्ट समझने की कोशिश करना, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान सुनना। अभी तक जो एनालॉग सर्किट है मेरे अकॉर्डिंग 2 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन है 2 पार्ट में डिवाइड नहीं है, कुछ ट्रांजिस्टर का यूज होता है। लेकिन जो भी हो, अभी तक जिसने कम मेहनत किया है कोई बात नहीं, जिसने कम मेहनत किया है, अब जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वहां से तुम क्लास मिस नहीं करोगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर से क्वेश्चन तुम इजीली सोल्व करके आ जाओगे एग्जाम में। जो अब हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो पढ़ेंगे वो प्रीवियस से कोई उतना मतलब नहीं है। हाँ, उसका अंदर उसका कैसे ऑपरेट हो रहा है, उसका अंदर में डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, हर एक ट्रांजिस्टर कैसे कैसे ऑपरेट हो रहा है, इस समझने जाओगे तब जरूरत पड़ेगा, तुम्हारा ट्रांजिस्टर का कंसेप्ट जरूरत पड़ेगा। लेकिन वो तुम्हारे एग्जाम में उतना अंदर डेप्थ में नहीं आने वाला है। तो सिंपल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्वेश्चन आएगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर कैसे इनपुट दे रहे हैं, कैसे आउटपुट आ रहा है, इस तरह से पूरा तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसलिए उतना बेसिक जो रिक्वायरमेंट था वो तुम्हारा रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं है, पहला पॉइंट। अब यहाँ से तुम भूल जाओ कि अभी तक एनालॉग सर्किट जिस जो लोग अभी तक मेहनत कम किया उन लोग के लिए हम बता रहे हैं, और ऐसा नहीं है कोई झूठ बोल रहे हैं, समझ में आ जाएगा। इसलिए ये मत सोचो कि सर इस कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक बहुत ऊपर से जा रहा है, क्या ऑपरेशन एम्पलीफायर में समझ में आएगा। एनालॉग सर्किट में ना पास करने के लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर बहुत बड़ा मंत्र होता है। कई ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन बहुत कम लोग से बनता है, लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर से क्वेश्चन लगभग 90% से बन जाता है, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल नेटवर्क एनालिसिस का